जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। डेली हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, जीके ट्रिक्स की क्लास चल रही है और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है वो पुनर्जागरण चल रहा है। हमने सबसे पहले पुनर्जागरण में देखा कि पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, विशेषता, अर्थ, पुनर्जागरण का कारण, और फिर ये हमने देखा कि पुनः जागरण की जो शुरुआत है वो इटली से ही क्यों हुई। पिछली कक्षाओं में हमने ये सब देख लिया था। आज हम देखेंगे पुनः जागरण होने के, जब पुनः जागरण हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने ये देख लिया था पुनः जागरण का जो प्रभाव है वो आपके साहित्य के क्षेत्र में क्या पड़ा, कला के क्षेत्र में क्या पड़ा और आपके विज्ञान के क्षेत्र में क्या पड़ा। आज हम देखेंगे कि एक एक क्षेत्र के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें लिख लेंगे पुनः जागरण के प्रभाव। पुनः जागरण का प्रभाव, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके साहित्य के क्षेत्र में। मैंने आपको पिछली कक्षा में इतना बता दिया था कि पुनः जागरण का जो प्रभाव है साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे पहले हम लेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में आपको पता है जब हमारे 13वीं शताब्दी, मतलब आपके जो ये पुनः जागरण चला है वो आपके 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में चला है। आपके जब पुनः जागरण नहीं हुआ था उससे पहले हमारे, मतलब जहां पुनः जागरण, जहां यूरोप में जो पुनः जागरण हुआ था तो वो आप धर्म को लेके था, और हमारे जो भारत में जो पुनः जागरण हुआ है वो समाज को लेकर हुआ। तो उस समय जब पुनः जागरण से पहले तो क्या था कि वहां का जो भी विषय वस्तु होती थी वो धर्म को लेकर होती थी। अगर साहित्य में भी सिर्फ धर्म के बारे में बात करनी होती थी, धर्म के अलावा किसी भी विषय वस्तु पे बात की जाती थी, तो या तो उस ग्रंथ को जला दिया जाता था, या जो लिखने वाला है उसको जिंदा जला दिया जाता था, या उसके ग्रंथ को जला दिया जाता था, या उसको फांसी दे दी जाती थी। आपके पुनः जागरण से पहले जो भी साहित्य होता था धर्म के बारे में लिखना होता था, चर्च की विशेषताओं के बारे में लिखना होता था, ताकि सभी जनता तक वो साहित्य पहुंचे तो वो उस चीज को स्वीकार कर सके। तो हम ये देखेंगे साहित्य में क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु पे विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे। तो हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। अब क्या है, जैसे पुनः जागरण आया तो जो लेखक था, जो साहित्यकार थे, उनको सबसे पहले स्वतंत्रता मिली। किस चीज की? स्वतंत्र लेखन लिखने की। तो आप पॉइंट में लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट है आपका, लेखन स्वतंत्र रूप से, लेखक या साहित्यकार स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ जो लिखना होता था वो धर्म के बारे में लिखना होता था। धर्म के अलावा वो किसी भी विषय वस्तु पे अपना लेखन कार्य नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? अगर वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को जनता तक पहुंचाता तो इससे जनता क्या होती, जागरूक हो जाती थी। चर्च, पोप, पादरी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि धर्म के अलावा कोई विषय वस्तु जनता तक पहुंचे। ठीक है, तो पुनः जागरण के बाद आपके क्या हुआ, लेखक साहित्यकार स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं। फिर दूसरा क्या, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, धार्मिक बंधन से मुक्त था। अब वो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं लिखेगा, अब वो उसकी विषय वस्तु कुछ भी हो सकती थी, वो अपने स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख सकता था। तो क्या लिखेंगे हम, धार्मिक बंधन से मुक्त था। ये
आप ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। दूसरा, पुनः जागरण से पहले, पुनः जागरण से पहले आपकी सिर्फ दो ही भाषा हुआ करती थी, ग्रीक या लैटिन। अब पुनः जागरण के बाद क्या हुआ, आपके स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। तो स्थानीय भाषाओं का जब विकास होगा ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे साहित्यकार आए, बहुत सारे लेखक आए जिन्होंने अपने विषय वस्तु को जनता तक पहुंचाया। तो पुनः जागरण से पहले, पुनः जागरण से पहले, पुनः जागरण से पहले ग्रीक व लैटिन भाषा हुआ। अब आप देख लो, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी बोलने की, लिखने की, तो व्यक्ति क्या करेगा कि जो पॉप ने, जो धर्म के नाम पे आदेश दिए जाते थे, जो धर्म का हवाला देते हुए जो उनको जनता के सामने जो रखना होता था, उसके आधार पे ही वो अपना साहित्य लिखते थे। तो आप देखोगे जैसे पुनः जागरण हुआ, उससे सबसे पहले जो आपका परिवर्तन हुआ ना, वो आपके साहित्य के क्षेत्र में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में होने से लोगों में जागरूकता आई, लोगों को धर्म के बारे में पता चला, लोगों को बाइबल के बारे में पता चला, लोगों को ये जानने को मिला कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे जनता उनके विचारों को सुन के या पढ़ के वो कार्य करे। तो क्या होगा, पुनः जागरण से पहले आपकी दो ही भाषा हुआ करती थी, ग्रीक या लैटिन भाषा हुआ करती थी। पुनः जागरण के बाद आपकी बहुत सारी स्थानीय भाषा या देशज भाषा हुई। पुनः जागरण के बाद, पुनः जागरण के बाद बहुत सी देशज भाषा हुई। जैसे आप देखेंगे इटली की, जिसे अपन इटावली भी कहते हैं, फ्रांसीसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और डच भाषा में लेखन प्रारंभ हुआ। ये हम देख रहे हैं पुनः जागरण, जिसमें हम देख रहे हैं कि पुनः जागरण का क्या प्रभाव हुआ, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। हमने देखा कि साहित्य के क्षेत्र में पहले मतलब जो आपका लेखक या साहित्यकार होता था ना, तो उसको कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कुछ भी अपनी स्वतंत्रता से वो कुछ भी लिख दे। जो पोप का आदेश होता था, जो चर्च का आदेश होता था, वो धर्म के विषय पे ही अपने लेखन या साहित्य लिखता था। लेकिन जैसे ही पुनः जागरण आया, तो सबसे पहले जो साहित्य के क्षेत्र में जो प्रभाव हुआ कि जो भी वो लेखक और या साहित्यकार आपके धार्मिक बंधन से मुक्त हुआ, वो स्वतंत्र रहा कि अब वो किसी भी विषय वस्तु पे अपना लेखन या साहित्य लिख सकता था। पुनः जागरण के बाद आपके पहले जो थी दो ही भाषा हुआ करती थी, ग्रीक और लैटिन। अब आपकी काफी देशज भाषा में आपका लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें आपकी मुख्य थी आपकी फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच, अंग्रेजी। इनमें आपका साहित्य लिखना प्रारंभ हुआ। एक बार आप इसका पूरी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, यह आपको पता होना चाहिए कि मतलब पुनः जागरण में जो भी प्रभाव रहा वो आपके साहित्य को लेकर क्या प्रभाव रहा। तो हम आगे और देखते जाएंगे। हमने 2 पॉइंट लिख लिए हैं, आगे और भी है इसके प्रभाव, क्या चेंजेस आया साहित्य में। हम ये देखेंगे तीसरा जो है, आप देखोगे कि अब लेखन में नवीन विधाओं का प्रारंभ हुआ। पहले जो आपका लेखन हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म के विषय को लेकर होता था। तो हम देखेंगे
लेखन की नवीन विद्याओं का प्रारंभ हुआ। विद्याओं का प्रारंभ हुआ। आपका ये जो पुनः जागरण है ना, ये जो यूरोप में जो पुनः जागरण हुआ है ना, उसके बाद यूरोप में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जो उनको मतलब अंधकार की ओर धकेले। तो ये यूरोप में तो पुनः जागरण हुआ है, इससे पूरे विश्व का भी विकास हुआ है, उद्धार हुआ है। तो लेखन की नवीन विद्याओं का विकास हुआ, जिसमें आपके गद्य पद शुरू हुआ, उपन्यास या सोनेट्स जिसे बोलते हैं हम, उपन्यास सोनेट्स तो वो होता है कि जिसे हम छंद हिंदी में छंद कहते हैं। सोनेट्स निबंध, कविता का विकास हुआ। आप देखना बहुत सारे आपके साहित्यकार आए, जिसमें आपके अभी शेक्सपियर आएंगे, आपके इरेमस आएंगे, आपके बुकावासियों आएंगे। तो आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्र के जो आपके जो लेखक आए हैं, जो साहित्यकार आए हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये सब क्या हुआ, लेखन की नवीन विद्याओं का विकास हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि पहले जो आपका विषय वस्तु हुआ करता था, पहले जो आपका धर्म के अलावा कुछ नहीं लिख सकते थे, जैसे ही पुनः जागरण हुआ, आपको लेखन लिखने की भी स्वतंत्रता हुई, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हुए। तो लोगों ने गद्य पद में लिखना शुरू किया, साहित्यकारों ने गद्य पद में लिखना शुरू किया, उपन्यास सोनेट्स लिखना स्टार्ट किया, निबंध कविता लिखने शुरू किए। चौथा जो प्रभाव था आपके धर्मनिरपेक्ष लेखन शुरू हुआ। इसका मतलब तो आपको पता ही चल गया। देखो, आपका जो पूरा पुनः जागरण है ना, वो आपके धर्म के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि धर्म के नाम पे ही सारी चर्चा होती थी, धर्म का हवाला देते हुए सारे कार्य किए जाते थे। तो जनता उससे परेशान होके, जब वहां पे बहुत सारे बुद्धिजीवी आए, जब भौगोलिक खोजें हुई, जब लोगों को बाइबल के बारे में पता चला, तब लोगों में एक सुधार हुआ, लोगों में एक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन को ही यूरोप में क्या नाम दिया है, वो नाम दिया है पुनः जागरण। आपको बता दूं, जो पुनः जागरण आपके यूरोप में हुआ है वो धर्म विषय थी, और जो भारत में जो पुनः जागरण हुआ है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो किया है, वो आपके सामाजिक पुनः जागरण था। तो ये सारी जो विषय है ना आपका पुनः जागरण, वो धर्म के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। धर्म निरपेक्ष लेखन शुरू हुआ। तो धर्म मतलब आप सिर्फ धर्म पे ही नहीं लिख सकते थे, आप धर्म के अलावा भी कुछ लिख सकते थे, जैसे आत्मकथाएं लिखना, आत्मकथाएं। दूसरा, आप धर्म का भी अनुवाद जनता तक पहुंचा सकते थे, धर्म का अनुवाद। व्यक्तिवादी विषय भी होता, व्यक्तिवादी विषय। ठीक है साथियों, तो ये थी आपके साहित्य के क्षेत्र में जो प्रभाव आया, वो सबसे बड़ा प्रभाव ये देखने को मिलेगा। अब हम अलग अलग क्षेत्र के जो साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में हम लिखेंगे, उनके लेखक के बारे में लिखेंगे, और उन्होंने जो कृति लिखी है उनका हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और विषय था मानव केंद्रित। ठीक है साथियों, अब हम ठीक है, अब
हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम इटली के साहित्य को लेके बात करेंगे। इटली के साहित्य में जो परिवर्तन आया है, हम एक एक जगह के साहित्य में जो परिवर्तन आया है, उनकी जो विषय वस्तु रही है, उन्होंने कैसे धर्म के विषय को अलावा अन्य विषयों पे जो लिखना प्रारंभ किया है, वो हम एक एक साहित्य का देखेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे इटली के साहित्य की। इटली साहित्य में अब देखो साथियों, आपको बहुत सारे साहित्यकार और उनने जो कृति लिखी है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गए साहित्य पूछे जा सकते हैं। और कभी कभार तो आपके बहुत सारे लेखक या साहित्यकारों का नाम पूछ लेंगे और उसमें ये पूछ लेगा कि कौन सा साहित्यकार इटली का है, कौन सा साहित्यकार मतलब अंग्रेजी है, कौन सा साहित्यकार आपका फ्रांसीसी है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, ये इटली का, ये फ्रांसिस है, ये डच है, ये अंग्रेज है, और ये उनकी कृति भी पूछ ले सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इटली के साहित्य में परिवर्तन जो आया वो देखेंगे। ठीक है साथियों, इसमें सबसे पहले जो आता है इटली के जो तीन रत्न साहित्यकारों के नाम आते हैं। तीन रत्न साहित्यकारों के नाम आते हैं जिसे हम तीन रत्न साहित्यकार कहते हैं। किसके? इटली के, जिसमें आपके प्रमुख हैं साहित्यकार। तो हम उनके बारे में देखेंगे। आपका सबसे पहले नाम आता है दांते का। किसका नाम आता है? दांते का। ये आपका पहला है। दांते का नाम आता है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, इटावली कविता का जनक कहा जाता है। इटावली कविता का जनक कहा जाता है। पुनः जागरण का अग्रदूत भी आपके दांते को माना जाता है। देखो, हम इटली के जो तीन रत्न कहे जाते हैं, तो हम उनके बारे में पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इटावली का कविता का जनक माना जाता है। इसे पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसकी जो भाषा थी वो तस्करी भाषा थी। तस्करी भाषा में लिखा है। अब ये जो है आपके दांते को आपको आपके इटावली कविता का जनक माना जाता है, पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसने तस्करी भाषा में अपनी जो साहित्य है उसको लिखा था। अब इसकी जो कौन सी है हम देखेंगे। दांते की जो है, पहले है आपकी आ जाएगी डिवाइन कॉमेडी। कौन सी लिखी है? पहले डिवाइन कॉमेडी, ये दांते की है। इन्होंने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। इसमें इन्होंने व्यंग शैली में अपना साहित्य लिखा है। व्यंग, इसकी क्या विशेषता है? व्यंग शैली में साहित्य लिखा है। हम देख रहे हैं इटली के साहित्य जिसमें आपके इटली के तीन रत्न साहित्यकार जिसे कहा जाता है, जिसमें आपका पहला नाम आता है दांते का। दांते ने जो लिखा है वो आपके डिवाइन कॉमेडी जो व्यंग शैली में लिखी है। अब इस डिवाइन कॉमेडी में क्या है, एक वर्जिल कवि हुआ करते थे जिन्होंने इसको किसका रास्ता दिखाया? नरक का रास्ता दिखाया। इसके अंदर ये बातें लिखा है। वर्जिल कवि जिन्होंने इन्हें नरक का रास्ता दिखाया। मतलब इनकी जो डिवाइन कॉमेडी है ना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें उसके बारे में बताया है। डिवाइन कॉमेडी आपकी दांते की है। ये व्यंग शैली में साहित्य लिखा हुआ है। एक वर्जिल कवि हुआ करते थे जिन्होंने इन्हें नरक का रास्ता दिखाया है।
ये इसके अंदर इसके बारे में ये लिखा है, स्वर्ग नरक की रास्ता, स्वर्ग व नरक के रास्ता के बारे में लिखा है। हम सबसे पहले इटावली साहित्य देख रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया। पहले आपका जो धर्म को लेके ही विषय वस्तु हुआ करता था, धर्म के बारे में ही लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही पुनः जागरण आया आपने ये देखा कि मतलब जो विषय है, जो मतलब धर्म के अलावा व्यक्ति स्वतंत्र हो गया लिखने में। तो उसमें सबसे पहले आता है आपके दांते, जिसने आपके इटावली कविता का जनक माना जाता है, पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनकी भाषा तस्करी भाषा थी और इन्होंने व्यंग शैली में साहित्य लिखा, डिवाइन कॉमेडी, जिन्होंने इसमें व्यंग शैली में अपना साहित्य लिखा। और वर्जिल कवि हुआ करते थे जिन्होंने इनको नरक का रास्ता दिखाया, वहां इन्होंने स्वर्ग और नरक के रास्ते के बारे में लिखा है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इनकी पहली जो इन्होंने लिखा है। दूसरा नाम है आपका वितनाव, जो इन्होंने दूसरा लिखा है वो लिखा है आपके वितनाव। देखो साथियों, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये कहाँ के साहित्यकार है, इटली के। फिर इटली के साहित्यकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेखक हैं, तो वो आपको नाम पता होना चाहिए। फिर इनका सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कौन कौन सी कृति लिखी, कौन कौन से लेखन कार्य किए, कौन कौन से साहित्य लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ता है तो इनके जो लिखे साहित्य हैं उनकी विषय वस्तु भी पूछ लेते हैं। ये आपके नेट और जेआरएफ में आते हैं क्वेश्चन। अब जैसे आपसे पूछ ले कि डिवाइन कॉमेडी का क्या विषय वस्तु है, तो आप बोलोगे कि एक वर्जिल कवि हुआ करते थे, वो उनको नरक का रास्ता दिखाया था। तो आपके डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई है, वहां पर आपकी व्यंग शैली का प्रयोग किया है। और ये किसकी है, ये है आपकी दांते की। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अब वितनाव, जिसका अर्थ होता है नया जीवन। अर्थ क्या होता है, नया जीवन। अब वितनाव पे लिखा है, एक ब्रिटिश महिला थी जिनसे इनको प्रेम हो गया था। ब्रिटिश महिला थी, वितनाव कौन थी, एक ब्रिटिश महिला थी जिनसे इनको प्रेम हो गया था। ब्रिटिश महिला जिनसे प्रेम। अब जाहिर सी बात है, प्रेम हुआ तो प्रेम सौंदर्य इनकी आई विषय वस्तु रहा होगा। इसमें वितनाव में क्या था, सौंदर्य गीतों और आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बताया। इनका जो प्रेम था ना वो बड़ा पवित्र प्रेम था। ऐसा मतलब जो वितनाव जो प्रेम प्रसंग की बात की ना, तो वैसा वाला प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम नहीं था, ये आध्यात्मिक प्रेम था। जैसे हमारा कृष्ण और मीरा का प्रेम है, वैसे ही यहाँ पर इस प्रेम के बारे में बताया गया है। तो वितनाव का अर्थ होता है नया जीवन। एक ब्रिटिश महिला थी जिनसे प्रेम हुआ। सौंदर्य, हम जब कृष्ण के गीत गाते हैं, जब मीरा की भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा था, आध्यात्मिक प्रेम था। तो ऐसे ही आपके जो वितनाव है, जो ब्रिटिश महिला है, तो उनसे उनको प्रेम हो गया था। तो इसका वितनाव का अर्थ है नया जीवन। और ब्रिटिश महिला थी जिनसे इनको प्रेम हुआ था, तो इन्होंने सौंदर्य गीतों और आपके आध्यात्म के प्रेम के बारे में बताया है। आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देखा है इटली के तीन रत्न साहित्यकार, जिसमें आपका पहले का नाम आता है दांते की हमने पहली जो कृति देखी है, पहला जो आपका साहित्यकार देखा है वो है आपका डिवाइन कॉमेडी।
डिवाइन कॉमेडी आपके व्यंग शैली में साहित्य लिखा है। ये वर्जिल कवि हुआ करते थे जिन्होंने इनको नरक का रास्ता दिखाया। ये सब आपके डिवाइन कॉमेडी में लिखा है। वहां पे आपके नरक और स्वर्ग के रास्ते की बात के बारे में लिखा है। दूसरा है आपका वितनाव। वितनाव का अर्थ होता है नया जीवन। नया जीवन। वितनाव एक ब्रिटिश महिला थी जिनसे इनको प्रेम हो गया था। ये प्रेम आपका प्रेमी और प्रेमिका वाला नहीं होता है, ये प्रेम आपका एक आध्यात्मिक प्रेम है। तो आपके इस वितनाव में सौंदर्य गीतों का वर्णन है, आपके आध्यात्मिक प्रेम के बारे में लिखा है। दांते जो है वो आपके इटावली कविता का जनक माना जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, और इन्होंने आपके तस्करी भाषा में लिखा है। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी जो इनकी पुस्तक है, ये आपकी इधर ही लिख देती हूँ ताकि आपको पूरा पता रहेगा। ये दांते की 3 किताब इंपॉर्टेंट है। पहली है डिवाइन कॉमेडी, दूसरी है वितनाव, तीसरी जो है वो है आपकी इनकी मोनार्किया। तीसरी किताब का नाम क्या है? मोनार्किया। तीसरी किताब का नाम है मोनार्किया। ये राज व्यवस्था की पुस्तक है और चर्च का विरोध करती है। तीसरी पुस्तक का नाम है मोनार्किया। इसकी जो विषय वस्तु है, मैंने क्या कहा आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सा साहित्यकार कौन सी जगह का है, ठीक है। फिर पता होना चाहिए कि साहित्यकार ने कौन सी साहित्य लिखा है, ठीक है। फिर उस साहित्य की विषय वस्तु क्या है। तो मैं आपको पहले इटली के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में बता रही हूँ, उन्होंने कौन कौन से लेखन कार्य किए हैं उसके बारे में बता रही हूँ, और उनकी विषय वस्तु क्या है वो बता रही हूँ। अगर कोई विद्यार्थी केवीएस का पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और आपके मतलब स्टेट फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने वाले या कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम देने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले, या नेट जेआरएफ के स्टूडेंट भी है, उनकी दृष्टि से पूरे टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस में अटके ना। तो दांते की तीसरी किताब थी आपकी मोनार्किया, जो राज व्यवस्था पुस्तक लिखी है। इसमें चर्च विरोधी बातें की है, चर्च विरोधी बात लिखी है, ठीक है साथियों। ये थी हमारी 39 में ये हमने दांते की देखी। दांते की 3 पुस्तक थी आपकी, डिवाइन कॉमेडी, वितनाव, और तीसरी है मोनार्किया, जो कि आपकी राज व्यवस्था पे लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है आपके इटली के 3 रत्न में, पहला आता है दांते, दूसरा आता है पेट्रोक, तीसरा आता है आपका बुकासियो। ये आपके इटली के 3 रत्न इनको 3 रत्न कहा जाता है। तो हमने दांते के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे पेट्रोक, जिसे मानववाद का जनक कहा जाता है। अगर आपके मानववाद का उदय नहीं होता ना, तो आपका शायद पुनर्जागरण जो हुआ है ना, तो वो हो नहीं पाता। तो पुनर्जागरण का जो होने का जो कारण माना जाता है ना, वो आपके पेट्रोक को भी माना जाता है, क्योंकि पेट्रोक की वजह से मानवतावाद का उदय हुआ। मानवतावाद के बारे में आपको जानकारी मिलती है और मनुष्य के बारे में सोचने लगता है। दूसरा जो है आपका दूसरा है जो आपका 3 रत्न में से एक रत्न देख लिया अपन ने दांते। दूसरा आ गया आपका रत्न पेट्रोक आ गया। इसे मानववाद का जनक भी कहा जाता है। मार्कर कहाँ है? इसे मानववाद का जनक भी कहा जाता है। आपने ये मानववाद का जनक
ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया है, मानववाद का जनक कहा जाता है और मानववाद का जो राजकुमार है वो आपके इरेमस को कहा जाता है। तो ठीक है साथियों, प्लेटो को आपका मानववाद का जनक कहा जाता है। एक एग्रोफायल ने इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, ये आपसे पूछ सकते हैं, व्यक्ति कहा है। पेट्रॉक को प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसने कहा है? तो आपके एग्रोफायल ने आपके पेट्रॉक को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं, प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? वो आपके पेट्रॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे भी हो सकती है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पेट्रॉक को प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा है। पुनः जागरण का पिता भी कहा जाता है। हमारे भारत में पुनः जागरण का पिता राजा राममोहन का कहा जाता है, ऐसे ही यूरोप के जो पुनः जागरण का पिता है वो आपके पेट्रॉक को कहा जाता है। पेट्रॉक को कहने का कारण ये है क्योंकि इन्होंने मानवतावाद का उदय किया, मानवतावाद के बारे में बताया, इसलिए उन्हें मानवतावाद का जनक भी कहते हैं। तो ये पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब इनकी जो रचना है, अब इनकी रचना देखेंगे हम एक एक करके। जैसे हमने दांते की देखी, अब हम पेट्रॉक की देखेंगे। इनकी जो रचना है हम देखते हैं। रचना, पहली जो रचना है इनकी वो है सोनेट्स। इनकी जो पहली रचना है वो है सोनेट्स टू लॉरा। लॉरा इनकी गर्लफ्रेंड थी। सोनेट्स टू लॉरा, सोनेट टू लॉरा। अब ये जो लॉरा थी ना, ये प्रेमी और प्रेमिका वाला प्रेम के बारे में बताएगा। तो इन्होंने 14 पंक्तियों में छंद लिखा, सोनेट्स टू लॉरा, 14 पंक्तियों में। अब ये सोनेट्स टू लॉरा के अंदर क्या विषय वस्तु है वो बताती हूँ। 14 पंक्तियों में छंद लिखा, 14 पंक्तियों में छंद, 14 पंक्तियां हैं या छंद कह दो उसे। सोनेट्स तो अपन वैसे भी उसे कहते हैं ना, जो 14 पंक्ति में लिखी हुई होती है, और उसको हिंदी में हम छंद कहते हैं। तो सोनेट्स टू लॉरा। और ये जो थी ना, नवीन विद्या थी, इस समय की नवीन विद्या थी। ये नवीन विद्या सॉरी, के नीचे नवीन विद्या थी। और लॉरा इनकी, ये कौन थी? लॉरा प्रेमिका थी। जाहिर सी बात है, इन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा है। 14 पंक्ति में लिखी है अपनी रचना, जिसे छंद भी कहते हैं। और ये नवीन विद्या थी उस समय की। तो ये लॉरा इनकी प्रेमिका थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, सोनेट्स टू लॉरा। ठीक है, उग्र पवित्र प्रेम के बारे में लिखा है। उग्र, क्योंकि ये प्रेमी और प्रेमिका थे, तो उग्र प्रेम के बारे में। देखो, आप अगर दिमाग लगाओगे ना, जो आपको पता चल जाए कि इसके बारे में लिखा है। अब ये इन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा है, तो जाहिर सी बात है इसका विषय जो होगा वो प्रेम के बारे में होगा, अपने प्रेम के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो उग्र प्रेम के बारे में लिखा है। ठीक है साथियों, तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इधर भी हम लिखते हैं, ये सोनेट्स टू लॉरा हो गई। फिर है आपके, इन्होंने जो लिखा है दूसरा, अफ्रीका गीत। इसके अंदर क्या है, इन्होंने योद्धाओं के सम्मान में लिखा है। ये जो आपके योद्धा हैं, अफ्रीका गीत में योद्धाओं के सम्मान में लिखा है। तो मतलब बेसिकली आपके सैनिकों के बारे में लिखा है। रोम के सेना नायक वह
योद्धाओं के सम्मान में लिखा है, आपके योद्धाओं के सम्मान में लिखा है। आपको तो पता होना चाहिए अफ्रीका गीत किसने लिखा है, वो आपके लिखा है पेट्रॉक ने, ठीक है। और पेट्रॉक ने जो लिखा है वो आपका अफ्रीका गीत, जिसमें आपके सेनाओं के सम्मान में लिखा है, ठीक है साथियों। अब तीसरा जो है आपका, फिनिलियस लेटर। तीसरा है आपका फिनिलियस लेटर। अब इसका जो विषय वस्तु है, इसमें दार्शनिकों के साथ जो पत्राचार हुआ है उसके बारे में लिखा है। दार्शनिकों के साथ जो पत्राचार्य हुआ है उसके बारे में लिखा है। इसमें लिखोगे आप, दार्शनिकों के साथ जो पत्राचार हुआ है उसके बारे में लिखा है। जैसे कि आपके अरस्तु प्लेटो, जैसे अरस्तु प्लेटो के साथ जो आपके पत्राचार हुए हैं ना उसके बारे में लिखा हुआ है। किसमें? फिनिलियस लेटर में अरस्तु प्लेटो दार्शनिक के साथ पत्राचार, वाद विवाद के बारे में लिखा है। और वाद विवाद के बारे में लिखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो फिनिलियस लेटर जो है ये आपके अरस्तु विरोधी थे, तो इन्होंने अरस्तु विरोधी थे ये सब। चौथा है जो इन्होंने लिखा है, लाइव्स ऑफ इल्यूटियस मैन। चौथा जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने, लाइफ ऑफ इल्यूटियस मैन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके 31 महान व्यक्ति के बारे में लिखा है। 31 व्यक्ति महान लोगों के बारे में लिखा है। देखो, आपके इटावली साहित्य पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इटावली के 3 जो रत्न है उसके बारे में देखा है। पहला आपके दांते, दूसरा है आपका पेट्रॉक। पेट्रॉक को हम मानवतावाद का जनक कहते हैं, पुनः जागरण का जनक माना जाता है, आधुनिक मानव की संज्ञा दी है, ठीक है। इनकी जो रचना है आपके सोनेट्स टू लॉरा, जिसमें 14 पंक्तियों में इन्होंने लिखा है, ये नवीन विद्या है। ये इन्होंने, लॉरा इनकी प्रेमिका है, अग्र प्रेम के बारे में इन्होंने लिखा है। दूसरी जो है आपकी अफ्रीका गीत आपके रोम के सेना नायक या योद्धाओं के सम्मान में लिखा हुआ है। तीसरा है आपका फिनिलियस लेटर्स, दार्शनिकों के साथ जो पत्राचार हुआ है उसके बारे में लिखा है, जैसे अरस्तु प्लेटो, और उनके साथ जो वाद विवाद भी हुआ है उनके बारे में लिखा है। चौथी जो इनकी रचना है, लाइफ ऑफ इल्यूटियस मैन, इसमें जो 31 जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में लिखा है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों,
आगे जो आपका 3 रत्न में से तीसरे का जो नाम आता है वो आपका है बुकासियो। तीसरा जो है आपका बुकासियो, ये आपका पेट्रॉक का शिष्य था। पेट्रॉक का शिष्य, पेट्रॉक का शिष्य माना जाता है। इटावली गद्य का, इटावली गद्य का जनक भी, इटावली गद्य का जो जन्म हुआ है, जिसे जनक माना जाता है, इटावली गद्य के का जनक माना जाता है। ठीक है, ये बुकासियो है। इसकी जो पहली जो रचना है, पहली रचना है आपके डेको, पहली जो रचना है वो है डेकोमरोन। ठीक है, इसमें क्या है, 100 कहानियां लिखी है। इसके अंदर आपकी 100 कहानियां है, 100 कहानियां लिखी हुई है। डेकोमरोन में क्या है, 100 कहानियां है। हास्य, मानव स्वभाव के विभत्स रूप की कहानियां लिखी है। 100 कहानियां हैं जिसमें हास्य और मानव विभत्स की कहानियां है। आपके डेकोमरोन है जिसमें आपके हास्य, मानव स्वभाव के विभत्स की कहानियां हैं। इसके अंदर आपके ये है ब्लैक डेथ के बारे में भी लिखा है। ब्लैक डेथ जो उस समय प्लेग से हुई थी, जैसे अभी हमारे कोविड-19 के समय जो कोरोना हुआ था, तो ऐसे ही उस समय इन्होंने डेकोमरोन में ब्लैक डेथ के बारे में लिखा है, जो प्लेग से हुई थी। ब्लैक डेथ जो प्लेग हुआ था उसके बारे में भी लिखा है। ठीक है साथियों, और इनकी जो रचना है, पहली है आपकी डेकोमरोन, दूसरी है आपकी जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। ये इनकी पुस्तक है जिसमें भगवान की वंशावली के बारे में लिखा है, भगवान की वंशावली के बारे में। तीसरा है आपकी फियोमेट, ये सब आपके बुकासियो की है। चौथी है आपकी इलियड व ओडिसी का अनुवाद, इलियड व ओडिसी का अनुवाद। ये है आपके इटावली 3 रत्न, जिसमें पहला आपका नाम आता है दांते का, दूसरा आता है आपके पेटॉक का, तीसरा आता है बुकासियो। बुकासियो आपका पेटॉक का शिष्य है, जो इटावली गद्य का जनक माना जाता है। इसकी जो किताब है वो डेकोमरोन, जिसमें 100 कहानियां लिखी हैं, जिसमें आपके हास्य और मानव स्वभाव के विभत्स की कहानियां लिखी है। और इसमें ब्लैक डेथ जो उस समय प्लेग से, जो आपके चूहों से जो बीमारी फैली थी, उसके बारे में लिखा है। दूसरी किताब है आपकी जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, जिसमें भगवान की वंशावली के बारे में लिखा है। तीसरा है आपके फियोमेट, चौथा है इलियड और ओडिसी का अनुवाद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा नाम आता है आपके मैकियावेली। अब इन्हें क्या है, राज व्यवस्था पे लेखन लिखा है। राज व्यवस्था पर, इनका नाम तो आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा ही है। राज व्यवस्था पे लेखन
लिखा है आधुनिक के चाणक्य कहा जाता है, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। राज व्यवस्था पे लेखन लिखा है, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। इनकी किताब का नाम है द प्रिंस, लिखी है, ये आपको पता है, नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस में आते ही ये क्वेश्चंस। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी है इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के रहने वाले थे इसलिए इन्होंने फ्लोरेंस के बारे में लिखा है। मैकियावेली है आपके, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी है इन्होंने, द प्रिंस लिखी है, इन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। राज व्यवस्था पे लेखन लिखा है इन्होंने, आर्ट ऑफ वार के बारे में लिखा है, आर्ट ऑफ वार, ठीक है साथियों। इन्होंने डिस्कोर्सेस ऑन लिवी के बारे में लिखा है, डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, जो रोम इतिहास, ठीक है साथियों, रोम इतिहासकार है, ठीक है। ये था आपका मैकियावेली, ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी जो इटली के और जो आपके साहित्यकार है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन इटली का साहित्यकार है या नहीं। तो ये थे आपके मैकियावेली। और जो अन्य नाम है जिसमें आपका 5वां आता है ब्रूनी, ये इनके नाम पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं। अलवर्ती 7वां है आपके लॉरेंस वाला। इन सब का संबंध आपके इटली से था। ये हमने इटली के साहित्यकार देखे हैं। आगे वाली क्लास में हम फ्रांसिस के, स्पेनिश के, अंग्रेज के देखेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आज की क्लास में हम देख रहे हैं साहित्य का प्रभाव, जिससे हमने देखा है आपके इटली साहित्य में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हमने देखा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।